बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। अदम एतमाद के साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स। ये मूसा मानिका साहब का कोई स्टेटमेंट आया है फ़रा के हवाले से, फ़रा ख़ान के हवाले से, फ़रा बीबी के हवाले से। इस पे बात करेंगे। ये ख़ान साहब ने रोज़े में ही पानी मांग लिया, ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करेंगे। और जनाब बात करेंगे, कल फ़ैसला आ रहा है, किस किस्म का फ़ैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस पे बात करेंगे। और बात इस पे भी करनी है जनाब कि फिर आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा मुतालबा कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है और वहाँ से देर क्यों हो रही है। और बात इस पे भी करनी है कि ख़ान साहब जब लाहौर गए और खैर से इजलास बुलाया, उस इजलास में चौधरी भी थे, चौधरी था, ठीक है ना, थे नहीं, चौधरी था। उसमें कितने बंदे गायब थे, ठीक है ना, अपने बंदे तहरीक इंसाफ की कितने बंदे गायब थे, ये आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाब एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, हमज़ा अज़हर सलमान साहब, उन्होंने ये पाकिस्तान डेली से मुंसलिक हैं और उन्होंने जनाब थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि just spoke to Bushra Bibi's son Musa Manika, who told me that Farah Khan has betrayed his family and left for Dubai with the intention of settling there. Musa denied any involvement of his family in Farah's deals and said that she would have to pay for her actions. अब ये हमज़ा अज़हर सलमान साहब ने, अच्छा कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मूसा मानिका से बात की जो कि बुशरा बीबी के पीरनी साहबा के साहबजादे हैं, और वो उन्होंने मुझे कहा कि फ़रा दुबई भाग गई हैं, वहीं पे उनका सेटल होने का प्रोग्राम है और उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारी फैमिली का उनकी किसी डील से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, मैं इतना बता दूं कि यही मूसा मानिका साहब था जब उमर चीमा साहब ने स्टोरी दी थी ना इनकी वालदा की ख़ान साहब से, इमरान नियाज़ी से शादी की, तो मूसा मानिका ने कहा था कि मैं आप पे मुकदमा करूँगा और उमर चीमा साहब पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। और बात वही सच थी जो उमर चीमा साहब ने स्टोरी जो फोड़ी थी, जो स्टोरी लाए थे वही थी कि तीसरी शादी बुशरा मानिका से हो चुकी है और वैसे ही हुआ, बुशरा बीबी पीरनी साहबा से अपना शादी हो चुकी थी। ठीक, अब स्किन सेव ना करें, भागें नहीं, थोड़ा सा हौसला रखें। फ़रा बीबी आपके बिहाफ पर मुबैना तौर पे लूट मार करती रही, आप अरबों रुपए और आप फरारियाँ लेते रहे और इसी तरीके से जिस तरह से अरबों रुपए आप लेते रहे और वो जनाब जिस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ ये जो सूरत हाल थी ये वो लेती रही। अब थोड़ा सा इत्मीनान रखें, आपको समझ आ जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम के हो क्या रहा है, क्या हो रहा है आपके कहने पे। आपकी वो तो आप लोगों की फ्रंट वूमन थी, ठीक है ना, उसको किसकी फ्रंट वूमन कहा जाता था, फर्स्ट लेडी की फ्रंट वूमन। अरबों रुपए लिए और एक ट्रांसफ़र के, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के 3-3 करोड़ रुपया लिया। इसमें ना बहुत सारे पोल खुलने वाले हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अगर एक डीसी और एक कमिश्नर अगर 3-3 करोड़ एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र का, तो पूछना तो उनसे भी चाहिए ना कि एक डीसी के पास 3 करोड़ रुपया कैसे आ गया, ज़रा ये भी तो देखें ना इस तरीके से ना। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की जो कमाई है वो डीसी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन मैं तो किराए के घर में रहता हूँ। मेरे पास तो, मैंने तो लाहौर तक भी जाना हो तो मुझे लाले पड़े होते हैं, जनाब ये फ़लाँ ख़र्चा कैसे पूरा होगा। तो एक डीसी अगर वो उसकी पोस्टिंग कहीं पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है तो फिर वो उसके 3 या 4 करोड़ रुपया वो फ़रा को कैसे देता रहा। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि फ़रा के गांव में जनाब वो सड़कें बनी और पता नहीं क्या क्या तरक्की हुई और वो यही तो तरीका होता है खाने पीने का। और फ़रा निकल गई खैर से वहाँ दुबई, पता नहीं वो दुबई से आगे किधर जाती हैं, मियाँ उनके पहले निकल गए अमेरिका। तो ये है रियासत मदीना बनाने वालों की चूँ चूँ सुने ना,
ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम यूथ को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो बाहर यूथिया बैठे हैं ना ओवरसीज़, ये उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, बाकी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो ओवरसीज़ यूथिया है ना, वो अकल से बिल्कुल ही आ रही हैं, ठीक है ना, उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब वो मूसा मानिका बचा रहे हैं अपनी वालदा को भी, अपने वालिद साहब को भी, और अपने आप को भी, और अपने भाई इब्राहिम मानिका को भी। ये तो बहुत सारे खुरे पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ना, ये तो अरबों निकलेंगे। ये तो जो लोग जिस तरीके से लेते रहे, कोई तो मुझे बहुत ही पक्के लोग बता रहे थे, बेनकवी साहब, जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने जायदादें बनाई हैं, आप उन जायदादों को बेच दो, कॉन्फिस्केट करके, अगर स्टेट उन पे कब्ज़ा करके उनको बेच देती है, जो इन्होंने जायदादें हराम की बनाई हैं, तो IMF का सारा कर्जा आपका उतर जाएगा। यहाँ ये सूरत हाल है। और ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान रखें मूसा मानिका साहब, आप जो है ना इस तरीके से ना वो हों, ये आप थोड़ा सा ज़रा हौसला रखें, हौसला रखें। फिर उसके बाद जो है ना, ख़ान साहब ने वैसे ही कहना है, मेरा ख्याल है उनके अपने पैर जले ना, तो उन्होंने वो पैर उस्मान बुज़दार पे रख लिए। इसी तरीके से जब ख़ान साहब के पैर जले तो ये वक्त बताएगा, उन्होंने पीरनी पे रख देने हैं। उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, यही खा गई सारा कुछ, ये आप देख लेना, फिर आप मेरे ये नोट करने अल्फाज, क्योंकि ख़ान साहब वफ़ादार तो इतने ही है ना, वो सबके साथ उनका जो रवैया है तो वो तो इसी तरीके से सामने आ रहा है ना। आज इसी वजह से लाहौर में गए, वो जलसे से ख़िताब फरमा रहे थे, और जैसे जब ख़िताब फरमाते फरमाते जब उनको खांसी आई तो उन्होंने पानी किया, ठीक है जी। अच्छा, वो फिर वो मुसलसल जो है ना इसी इंतज़ार में थे कि मुझे पानी मिल रहा है, और किसी ने साथ आके कान में कहा कि जी रोज़ा है। तो उन्होंने पूछा, वो खानवी का कुछ खुसर बुसर की, तो उन्होंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा जी रोज़ा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ना, ये है रियासत मदीना के दावेदार। अच्छा, अब आ जाएं जनाब के कल फ़ैसला आ रहा है। अब फ़ौरन ही आप मुझसे सवाल करेंगे। इसी दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि काइंडली आप जो है ना व्यूअर से इंतहाई अदब के साथ रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे गैर ज़रूरी कॉल्स ना किया करें, वो मैं नहीं अटेंड कर सकता। आप मैसेज कर दिया करें, कोई ख़बर शेयर करनी है, मैं देर के बाद मैसेज नहीं देख रहा, आप एक मिस कॉल दे सकते हैं उस हवाले से, और बाकी जब किसी को वापस मैंने कॉल करनी हो तो फिर मैं कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे जो नंबर मेरे पास सेव नहीं होते ना, वो तो मैं वैसे ही नहीं अटेंड करता। तो इस वजह से ना आप काइंडली जो है ना, बहुत ही मेहरबानी होगी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, तो इस तरीके से ना बंदा डिस्टर्ब होता है, 5000 कॉल्स नहीं ले सकता। अच्छा, उसमें ना मैं आपको बता रहा था कि कल फ़ैसला आ रहा है। सुना तो यही है कि वो तो खैर पहले दिन ही कहा था, लेकिन दूसरा दिन आज तीसरा दिन हुआ है, और रिमार्क्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जी देखें फ़ैसला भी देना है, क्योंकि इसी की वजह से केयर टेकर गवर्नमेंट भी रुकी हुई है। तो इससे बहुत कुछ आपको समझ आ गई होगी कि फ़ैसला कैसा आ रहा है। अच्छा, फिर कुछ और भी जो है ना हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, एक सब्जुडिस मैटर है, हो सकता है वो रिवर्स भी हो सकता है ना भी हो, तो साथ साथ। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आज जब सबसे पहले उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने, अच्छा पहले बात तो ये है कि सुओ मोटो लिया क्यों जाता है? जब को मुल्क में पुठा काम होता है तब भी लिया जाता है ना, जब कोई गैर आइनी काम होता है, जब कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, यही है ना। जब एक चीज़ स्मूथ हो रही है उस पर सुओ मोटो कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो जब पुठे काम के लिए ही लिया था तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिश तो वहीं से हो गया ना, कि काम तो पुठा ही हुआ था। अच्छा, रूलिंग मैं कुछ दोस्तों को बता रहा हूँ कि वही कासिम सूरी जिसका 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है, अपोजिशन माशाल्लाह उसी कासिम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से चली गई है कि जी इसको गैर आइनी करार दें। चलें देखते हैं कल क्या होता है। और साथ ये भी है जनाब कि उसमें ये भी थोड़ा सा पता चले कि आज एक मखदूम अली ख़ान जो कि नून लीग के वकील हैं, वो दलाइल दे रहे थे। रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत खूबसूरत दलाइल दिए, बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए, सारे तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, बहुत खूब, बल्कि चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने भी तारीफ़ की है। अच्छा, फिर उसके बाद मखदूम अली ख़ान साहब ने दलाइल दिए, उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि जी वो जी ख़त की बात है, वही ख़त जो इमरान नियाज़ी कैश करवा रहा है कि मैंने तो जर्नैलों को भी कायल कर लिया है कि वो साजिश हुई है। अच्छा, फिर वो ख़त की बात कही है कि जी उस ख़त पे ना आप तहकीकात करवा लें।
आप बुला लें फॉरेन ऑफिस के भी लोगों के, आप बुला लें एजेंसी को भी, मतलब मुल्क की जो प्रीमियर एजेंसी है उसको बुला लें और उस ख़त के बारे में। तो उन्होंने, बेंच ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, फ़िलहाल हम आइनी मामला देख रहे हैं, हम ख़त के बारे में अभी नहीं देखना चाहते। ठीक है। अब मैं हैरान हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी खैर से कह दिया है कि आप जो है ना, मैं जनरल बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और DGISI जनरल नदीम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम गद्दार हैं और अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में यही साबित हुआ है कि ये साजिश थी और हम भी उस साजिश में मुलविस हैं और हम अगर सारे गद्दार हैं, तो फिर आप फ़ैसला सुनाएं और हमें सज़ा दें, और अगर नहीं है तो आप अपना बयानिया दें, आप अपनी पोजीशन वाज़े करें। मेरा ख़्याल है ये बहुत ही लेजिटिमेट डिमांड है। कल मौलाना साहब ने भी यही डिमांड की, जरदारी साहब की डिमांड भी यही थी कि इदारा अपनी पोजीशन वाज़े करे, बिलावल साहब की डिमांड यही थी, कल नून की डिमांड आई थी और आज बाकायदा उनके सदर साहब की, शहबाज शरीफ साहब की डिमांड ये है, पूरी कौम की डिमांड ये है कि ISPR एक प्रेस रिलीज़ जारी करे और बताए कि जो अस्करी हुकाम सारे के सारे वहीं पे उस मीटिंग में मौजूद थे, अगर वाकई अपोजिशन वाले कोई बाहर की साजिश के साथ मिले हुए हैं तो वो भी बता दें, और अगर नियाज़ी साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो भी बता दें। अब ये तो नहीं है ना कि नियाज़ी साहब उसको नारे के तौर पे, इंतखाबी नारे के तौर पे ले रहे हैं, नाम आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मैंने तो सारी की सारी अस्करी क़यादत को भी कायल कर लिया है, वो भी मान गए हैं कि ये साजिश है और अपोजिशन इसमें मिली हुई है इस साजिश में और ये सारे गद्दार हैं, और उसको वो इंतखाबी नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और आपकी तरफ से चुप है। आप कभी हामिद मीर साहब के ज़रिए, कभी नजम सेठी साहब के ज़रिए, कभी ज़फ़र नकवी साहब के ज़रिए, कभी किस गरीदा फ़ारूकी साहबा के ज़रिए, कभी मेरे लिए सारे मोहतरम हैं। ठीक है ना। और इसी तरीके से मुस्तनद ज़राए बन के मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा कि कभी किसी के कंधे पे तो कभी किसी के कंधे पे बंदूक ना चलाएं, आप खुल के सामने आएँ, आप पर इल्ज़ाम आ रहा है और आप एक प्रेस रिलीज़ दें। अब आज अगर बिल फॉर सुप्रीम कोर्ट नहीं बुलाती तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब मामला तो यहीं पर दब जाएगा। अगर चाहे ना, आप यकीन करें, अब आप में से हर बंदा यही पूछेगा और वो पूछ भी रहा है मैसेज के ज़रिए भी, कमेंट्स में भी कि नकवी साहब क्या हो। बहुत सारे तो खैर से मायूस भी होने लग गए हैं मेरी तरह कि जी कुछ भी नहीं होना। ठीक है ना, थोड़ा सा हौसला रखें और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वैसे मैं कह रहा था लेकिन वो सब जुडिस मैटर है तो कुछ भी हो सकता है रिजेक्ट कर दें, रिवर्स कर दें, हो सकता है ना भी करें, और हो सकता है कि जनाब को दरमियानी रास्ता भी आ जाए, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई है ना। और दरमियानी रास्ता मुझे नहीं पता कि कोर्ट कौन सा दरमियानी रास्ता करती है या नहीं करती है, रिजेक्ट करती है। मैं तो अपनी ट्वीट्स में भी कह चुका हूँ और वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। उसकी एक वजह है, क्योंकि पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर जनाब नवाज शरीफ साहब के पनामा केस तक, पनामा खेलते बीच में कामा और कई और भी केसेस, ज़फ़र अली शाह केस और भी बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के। तो वो ये सारा कुछ जो है ना, इसमें आके एमरजेंसी वाला और ये वो मुशर्रफ साहब वाला और ये जो सारा भी था, मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं। तो ये जो माजी में सारा गंद हुआ है, मैं इसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। मैं कोई इतना ज़्यादा होपफुल कोई नहीं हूँ, और जितनी कोई देर हो रही है तो आज सारे कह रहे थे कि आज आइन को जो है ना वो इस तरीके से उसका स्वयं हो गया है। और मैंने ट्वीट भी यही की है, मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट दस्तूर को इंसाफ नहीं दे सकता वो मजबूर को क्या इंसाफ देगा। तो बस बात इतनी सी है, लेकिन अगर कोई दरमियानी रास्ता हो तो निकल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कुछ ऑप्शंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकती है, आइन की तशरीह भी कर सकती है, एक बैलेंस्ड एक फ़ैसला भी दे सकती है। अगर हो सकता है वो ये भी कर दें कि जनाब कुछ मखसूस मुख्तसर अरसे तक जनाब जो है ना वो बहाल हो जाएं दोबारा असम्बलियाँ, और फौरी तौर पे एक आध महीने डेढ़ में, क्योंकि वो जल्दी ही होना है ना, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाएं, केयर टेकर फ़ौरन आ जाए एक आध महीने के बाद और हो जाएं, और ये आर्टिकल 6 वाले चीज़ें भी ख़त्म करें, ये भी नहीं होनी। और कोई इस तरीके से ना कोई दरमियानी या कोई मुतवाज़न या ये वो लगा के, और हो सकता है रिजेक्ट भी कर दें अपोजिशन की, और वही उसी तरीके से फिर वो इलेक्शन वाली बात। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन की तरफ ही जाना है
तो जिन 197 या 196 उम्मीदवारों को, अपोजिशन वालों को गद्दार करार दिया गया है, उनका क्या बनेगा? तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, उम्मीद है इस तरीके की, ऐसा है कि कोई शो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना कि बैलेंस्ड कुछ हो जाए। हो सकता है कि इस तरह का भी को, आप बहुत देर हो गई है, हमेशा देर कर देता हूँ, ठीक हो गया ना, उसी तरह की, तो आप इलेक्शन की तरफ आएँ जनाब। तो देखते हैं जनाब कल क्या, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कल फैसला आने की तवक्को है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जो कि मौजूदा वक्त के शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं, और उन्हीं के पता चला कि वो जनाब बड़े घर गए थे, अदलिया के बड़े घर, और जनाब वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करके आए थे कि जी हमें बस थोड़ा सा टाइम देना, कुछ टाइम को खींचे ना, ताकि हम ये वाले मामलात कर लें। मैं तो हैरान हूँ कि इमरान नियाज़ी को डी नोटिफाई किया था काबीना डिवीज़न ने कि ये वज़ीर आज़म नहीं रहा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा सा ये देखें ना कि हुआ क्या। उसके बाद भाई ये हुआ कि काबीना डिवीज़न ने डी नोटिफाई किया, प्रेसिडेंट ने फिर कहा कि ये अभी तक भी वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अभी तक भी उनका नोटिस नहीं हो सका। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उनका अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ काबीना डिवीज़न से, और नोटिस जारी ना होना, और वो मज़े कर रहे हैं सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके, कभी लाहौर जा रहे हैं तो कभी बनीगाला से उधर तो इधर, तो वो मज़े कर रहे हैं। असम्बली टूट गई है, जिस असम्बली के वो मेंबर हैं वो भी ख़त्म, वो MNA के तौर पर भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं कि अब आप अंदाज़ा कीजिए इससे। आ जाएं जनाब, आज वो वही सरकारी वसाइल का आपके और मेरे टैक्स के पैसों को चूना लगा के, वो टैक्स के पैसों को फरा भी चूना लगा गई, पीरनी भी चूना लगा गई, पीरनी के पिछले भी चूना लगा गए, अरबों रुपए, अब वो भी साहब यही चूना लगा रहे हैं, इमरान नियाज़ी भी। तो इमरान नियाज़ी चूना लगा के आपके और मेरे टैक्स के पैसों पे गए लाहौर, उधर भी एक और कहानी है। और वो जनाब वहाँ पर जब ये मीटिंग हुई तो परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। वैसे बात ये है कि मैं, आप यकीन कीजिए माज़रत के साथ मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि इमरान नियाज़ी जितना ढीठ और बेशरम होगा ना, मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा परवेज़ इलाही ढीठ और बेशरम नज़र आता है। ये आप देख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। परवेज़ इलाही, पता नहीं ये तो, इसको तो चौधरी कहना ही नहीं चाहिए, पता नहीं, और इसका बेटा मुनस इलाही। अब आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने क्या हुलड़बाजी का अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, मैं ये समझ रहा था, यकीन कीजिए हमें ख़दशा था मरकज़ वाला कि जनाब ये मरकज़ में क्या होने जा रहा है या ये, और फिर उसके बाद जब मरकज़ में इतनी तादाद बढ़ी, मैंने खुद कहा था अपनी वीडियो, मैंने कहा यार मुझे मुश्किल लगता है वहाँ पर ये परवेज़ इलाही जीत जाएगा, और मुझे मुश्किल लगता है कि हमज़ा साहब के पास इतने। और फिर मैंने ये भी कहा था, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा कि 186 चाहिए, कोई 5 लोगों की ऊपर नीचे होगा जो भी जीता। लेकिन उस वक़्त मैं हैरान रह गया कि जब मुझे पता चला कि हमज़ा साहब के पास तो अपोजिशन के साथ तमाम के बाकियों के जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम ख़ान ग्रुप और बाकी सबको मिला के 200 लोग हैं, 200 लोग। अच्छा, अब उसमें आप ये देखें कि आज जब इमरान नियाज़ी गए वहाँ पर और उस मीटिंग में जब हालात देखे, 43 लोग, 43 लोग PTI के गायब थे उस मीटिंग में। इसी वजह से वो जो बेशरम किस्म का ढीठ चौधरी परवेज़ इलाही है, वो उन्होंने एक दफ़ा अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हुलड़बाजी की। हालांकि हुलड़बाजी उसी डफर ने करवाई थी, उसी ने करवाई है। और अब असल में मसला ये है ना कि अब उसको अपनी सियासत ख़त्म होते हुए नज़र आती है ना, उसी डफर ने हुलड़बाजी करवाई। और वो ख़ुद बाहर आके कह रहा है कि हमने उनको खींचा है, जो अपोजिशन बेंचेस पे PTI के लोग बैठे थे, कि भाई आप इधर क्यों बैठ सकते हो, उनको जाके खींचा है हमारे लोगों ने, ठीक है ना। और उनको कहा है कि आप इधर आओ। जब आप किसी को वहाँ से जाके खींचेंगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे। अच्छा, फिर इससे जाहिर है जब आप किसी को खींच रहे हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस तो होगी डेफिनेटली। भाई जगह डाकू, आपको किसने राइट दिया है कि आप अपोजिशन के बेंचेस से जाके आप उसको, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आप उनका वोट नहीं रोक सकते, जब आईन कहता है कि एक दफ़ा वो वोट कास्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद कल जैसे अलीम खान साहब ने कहा कि जब मैं वोट दूंगा ना हमजा शहबाज को तो मैं उसी वक्त रिज़ाइन कर दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई डिसीड करे या कोई वो करे, मैं इस तरह से नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख लें कि आप 43 लोग नहीं थे। फिर इन्होंने क्या किया जनाब, फिर इस डफर ने ये किया कि जी बात ये है
कि जो अब 6 तारीख को किया, अब 6 तारीख को किया तो फिर उसके बाद ये शोशा छूटा कि जी अपोजिशन के 18 अरकान को, हमजा शहबाज के यानी कि लोगों को 18 अरकान को, जिनमें वो राना मशहूद भी हैं और जिनमें अज़मा बुखारी साहबा भी हैं और बहुत सारे नाम थे, मैंने पढ़े हैं वो काफ़ी सारे, कोई 18 से 20 लोगों को ना हम सस्पेंड कर देते हैं इनकी रुकनियत, क्योंकि इन्होंने हुलड़बाजी की है और इन्होंने हंगामा आराई की है। और हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शीशे इसने खुद तोड़वाए हैं, रात के अंधेरे में तोड़वाए हैं और वो कैमरे ऑफ करके तोड़वाए हैं। असेंबली में हर वक्त कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है। ओ भाई, आप बेशरम इंसान, अगर आपके पास वो सीसीटीवी कैमरा है तो आप वो टीवी पर चलवाएं, वो आप मीडिया पे चलवाएं कि देखें जी इन अरकान ने हुल्लड़बाजी की है और असेंबली के सामान तोड़ा है और असेंबली के शीशे तोड़े हैं, और इस तरीके से इस वजह से मैं एज अ स्पीकर इन पर पाबंदी लगाता हूँ इतने दिन की या इतने दिन की। आपके पास सीसीटीवी नहीं है क्योंकि आपने तोड़े ही आपने खुद हैं। तो ये इंतहाई बेशर्मी और ढीठपन है। अब उसके बाद आप आ जाएं जनाब, इन्होंने क्या किया, अब कुछ भी नहीं बन पाया, अब करें तो करें क्या। इधर से सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि उसका प्रोसेस जो है ना कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन मैं हैरान हूं कि कोई सुप्रीम कोर्ट को भी खातिर में नहीं ला रहा। वो एक दफ़ा फिर मुलतवी हो गया। इनको पता चला कि 43 अरकान हमारे गायब हैं, हमारे पूरे नहीं हो रहे। वो जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो ढीठ इंसान, वो बिल्कुल नहीं बन रहा। हमजा शहबाज आसानी से बन जाएगा। अब इन्होंने 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया इजलास। अब आप रौंदियां देखें ज़रा, अब आप बेईमानियां देखें कि इसकी सब। वो बिल्कुल बात ठीक है ना, मैंने इसी वजह से ट्वीट भी किया, भाई पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं बंदा ईमानदार है, ठीक है ना। कल 5 मिनट के अंदर अलीम खान ने बता दिया, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उसमें 5 मिनट में सबको पता चल गया कि बंदा बेईमान है। उसको पता चल गया कि जनाब उसने बताया कि क्यों एक्स डीजी आईएसआई जनरल आसिम मुनीर को तब्दील किया गया, इस वजह से कि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ी थी। उन्होंने खान साहब को, इमरान नियाजी साहब को बताया था कि नियाजी साहब राजा रियाज नहीं बल्कि मलिक रियाज से, बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज से बुशरा बीबी ने एक हार लिया है, एक सेट लिया है, पता नहीं वो डायमंड का लिया है या सोने का लिया है उन्होंने, और ये आप यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, और इस तरीके से तो उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया। तो बात यह है, बहुत सारों की करप्शन की दास्तानें खुलने वाली हैं, बहुत सारों की चीज़ें खुलने वाली हैं। तो एक दफ़ा फिर जो है ना 16 तक, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि जब तक यही हशर नहीं करते आइन कानून के साथ जो इन्होंने असेंबली में किया, उनको मालूम है हमजा शहबाज जीत रहा है। और यही फिर अगर आपने इलेक्शन नए करवाने हैं तो फिर आप तोड़ देते असेंबली। पंजाब वाली भी आपने क्यों इस्तीफ़ा दिलवाया वो उस्मान बुज़दार को, अल मारूफ वसीम अकरम प्लस को? आप वो वहाँ पर ये असेंबलियाँ हलाल हैं, इधर हराम हैं। आइन के साथ मजाक बन गया है, आइन को पैरों तले रौंद दिया गया है सिविलियन डिक्टेटर्स ने। और अब वो पंजाब असेंबली को 16 अप्रैल तक उन्होंने मुलतवी कर दिया, ताकि 16 अप्रैल तक हो सकता है हमको ख़रीदो फरोख्त कर लें, हमको किसी और को मिला लें, हमको ऐसा कोई पुट्ठी सोच लें, हमें फिर कोई अटॉर्नी जनरल या कोई ऐसा ही कोई पुठा मशवरा दे, हमें हमारे साथ फिर कोई बाबे रहमते की रूह मिल जाए, हमको फिर ऐसों के उल्टा इशारा मिशारा, हमें कोई अंपायर का इशारा, कोई किधर से इशारा, चाहे वो कौन सा अंपायर हो, उधर से मिल जाए। कोई इसी तरीके से हम जो है ना गैर कानूनी हरबे अख्तियार करें और किसी तरीके से परवेज़ इलाही बन जाए, या फिर हम असेंबली को तोड़ दें। अभी तो अगर हम ये कराते हैं तो अभी तो सीधा सीधा हमजा शहबाज जीत के वज़ीर आला बनता है, और वो वज़ीर आला बनना उनको कतआन बर्दाश्त नहीं है। ये है बर्दाश्त का लेवल, ये है टॉलरेंस लेवल, और ये है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करने वाले मुनाफिक, ठीक है ना, मुबैना मुनाफिक जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते हैं, मदीने की रियासत के दावेदार हैं और आइन को पैरों तले रौंद देते हैं। और ये है कि तीसरी दफ़ा अब इजलास पंजाब असम्बली का सिर्फ इस वजह से मुलतवी हो रहा है कि इनके पास नंबर कोई नहीं है, और वो डफर बाहर आके और चूं चूं करता है मीडिया के सामने कि मेरे पास नंबर पूरे हैं। भाई नंबर अगर पूरे हैं तो गिनती करवाओ ना, गिनती तो आपने करवानी है ना, तो गिनती करवाओ जरा, लग पता जाएगा। 200 अरकान है, आज 43 मेंबर इनके अपने गायब थे।
अभी आप बहुत सारे और देखिएगा कितने गायब होते हैं, अभी ज़रा और देखिएगा बहुत बड़े और इंकशाफात हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं और आने लगे हैं। हौसला रखिए, उम्मीद है आपको, इंतज़ार भी कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।